नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर कुशीनगर से है, जहां बिहार सहित पूर्वांचल में भी छठ पर्व को लेकर पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया और जनपद कुशीनगर के नगर पडरौना के विभिन्न घाटों से होते हुए नगर के रामधाम पोखरा का नजारा देखने लायक रहा, जहां शाम व्रती महिलाएं डूबते सूर्य की उपासना किए और साथ ही छठ पर्व को देखते हुए पूरा नगर में फल और पूजन सामग्री के साथ दौरा, सुपली इत्यादि की दुकानों पर खासा भीड़ रही। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। पूर्वांचल के जनपद कुशीनगर के नगर पडरौना के विभिन्न घाटों से होते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं पडरौना के रामधाम पोखरा छठ घाट पर, जहां पर आज शाम को महिलाएं जो है वो अस्ताचलगामी सूर्य को यानी डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हुए नजर आएंगी। आपको बता दें, साथ ही साथ महिलाएं जो है वो अपनी संतान की लंबी उम्र व सुख समृद्धि की यहाँ पर कामना करेंगी भगवान सूर्यदेव। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद रोडवेज बस अड्डे का सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी और प्रधान प्रबंधक संचालन अंकुर विकास ने औचक निरीक्षण किया है। वहीं सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सभापति सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के साथ बस अड्डे का जायजा भी लिया गया। गौरतलब है कि रोडवेज अड्डे पर तत्काल सरकारी कैंटीन को चालू कराने से सभापति ने निर्देश दिए हैं, जहां एआरएम कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं लगने पर विधायक ने नाराजगी भी जताई। बस अड्डा परिसर में मंदिर के पास बने सार्वजनिक शौचालय को देखकर सदर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा और तत्काल शिफ्ट कराने को कहा गया। वहीं सदर विधायक ने प्रधान प्रबंधक संचालन को बनारस, मथुरा, नैमिषारण्य और खाटू श्याम आदि धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बस शुरू कराने का प्रस्ताव दिया है। लखनऊ के लिए जनपद की 2 बसें, लेकिन उनको नाकाफी बताते हुए सदर विधायक ने नई बसें लखनऊ और कानपुर के लिए शुरू कराने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही एआरएम द्वारा बस अड्डा परिसर में लगे तिरंगा झंडा की फाउंडेशन वाले वॉल लगाने के लिए भी जगह नहीं देने पर उन्होंने नाराजगी जो है वो जाहिर की है और तत्काल समन्वय बनाकर काम चालू करवाने के निर्देश दिए। सभापति सदर विधायक ने प्रधान प्रबंधक को जिले में छिबरा, मऊ और कायमगंज, नवाबगंज, अलागंज तक मिनी बस शुरू कराने का प्रस्ताव दिया है। रोडवेज और अनुबंधित बसों में पैनिक बटन चालू नहीं होने के सवाल पर प्रधान प्रबंधक संचालक ने कहा कि शुभम यात्रा ऐप के चालू होते व्यवस्था शुरू हो जाएगी और प्रधान प्रबंधक संचालक अंकुर विकास ने कहा कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधन को आदेशित करेंगे और अभियान चलाकर बस अड्डे से 1 किलोमीटर परिधि में निजी वाहनों के सवारियों भरने पर रोक लगाएंगे। जो हमारे पैनिक बटन बसेस में इंस्टॉल हो रहे हैं वो 112 से हम लोग उसको ऐड ऑन करने वाले हैं। जो शुभम यात्रा ऐप है, जैसे गो लाइव होगा सब आपको क्लियर दिखेगा। बटन लगे कितने दिन और लगेंगे इसको ऐड होने में? बस ये ऐड ऑन कंप्लीट होने वाला है, प्रोजेक्ट गो लाइव जल्दी हो जाएगा। कितनी बसें फर्रुखाबाद में हैं जो पैनिक बटन को देखेंगे? BS6 की जितनी सारी बसेज हमारी नई आई सब में इंस्टॉल होकर ऑलरेडी आ रहा है और ये आराम से बता पाएंगे आपको। आप जो सारी बातें बता रहे हैं मुल्क बसों के बारे में हम लोग उसे दिखवा लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो VLTD का है वो भी अनुबंधित बसों में लगाने का हम लोगों ने आदेश कर दिया है कि जो अनुबंधित बस है उनकी स्पीड भी लिमिटेड रहेगी, जैसे निगम की बसों की स्पीड लिमिटेड है। लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सर्जरी विभाग में इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रॉमा एंड एक्यूट केयर यानी कि ISTSC का 14वां वार्षिक सम्मेलन 8 से 10 नवंबर के बीच अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक, चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि मंकेश्वर शरण सिंह, अजय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री शिशु कल्याण के द्वारा होगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रमुख ट्रॉमा सर्जन एकत्रित होंगे। आपको ये भी जानकारी देते चले कि अमेरिका से डॉक्टर मयूर नारायण, डॉक्टर ओलिविया, डॉक्टर डैन वाइटली, दिल्ली एम्स के जनक डॉक्टर MC मिश्रा, प्रोफेसर सुषमा सागर, प्रोफेसर सुबोध कुमार एम्स नई दिल्ली, प्रोफेसर अमित गुप्ता एम्स नई दिल्ली अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। साथ ही 8 नवंबर को सम्मेलन की शुरुआत में ट्रॉमा वेंटिलेटर प्रबंधन, पॉइंट ऑफ केयर
अल्ट्रासाउंड एंड ट्रॉमा, अल्ट्रासोनोलॉजी और सीटी स्कैन के बारे में, हैंड्स ऑन टेंडेंट एंड वेस्कुलर रिपेयर जैसी सर्जरी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में लगभग देश के 500 MBBS डॉक्टर भाग लेंगे। इसके साथ ही फिक्शन, हड्डियों के बाहरी निराधार और मैबिबल फिक्शन, कैडवेरिक और टेरोकोटमी, लैप्रोटोमी, लंबी और हड्डियों और विभिन्न क्रिटिकल ट्रॉमा की यूनिट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्य विषय ट्रॉमा सर्जरी विभाग इंदौर चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा ट्रॉमा की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है 8, 9 और 10 नवंबर को। इस संगोष्ठी की जो विशेषता है वो ये है कि 8 तारीख को इसमें कार्यशाला का आयोजन है और इस कार्यशाला में केवल चिकित्सकों को ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, वरन जो कि जब दुर्घटना में घायल हुए लोग ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पे जो स्टाफ नर्स और पैरामेडिक्स और टेक्नीशियंस उनके सबसे पहले संपर्क में आते हैं, उन लोगों को भी इसका समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा कि दुर्घटना में घायल हुए मरीजों को कैसे उपचार किया जाए। क्योंकि आप सब लोगों को जैसे कहीं मालूम होगा कि जो पहला घंटा होता है जिसको गोल्डन आवर कहते हैं दुर्घटना के बाद, उसमें मरीज का समुचित उपचार होना बहुत आवश्यक होता है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज पहुंच जाता है लेकिन आप ये नहीं जानता है चिकित्सक या जो पैरामेडिकल स्टाफ है या सिस्टर है जिसको हम क्या इलाज करें, जबकि कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको करने से उनकी जान को बचाया जा सकता है। मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि दुर्घटना में घायल, सड़क दुर्घटना में अगर खासकर देखा जाए तो घायल होने वालों की संख्या भारतवर्ष में लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि जिनमें से 80% जो मौतें होती हैं उनको रोका जा सकता है अगर हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं और उनको जल्दी और समुचित उपचार दे सकें। उसके अलावा 9 और 10 तारीख को पूरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है जिसमें लेक्चर्स की सीरीज होगी। इसमें हमारे करीब 12-13 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लोग आ रहे हैं जो प्रशिक्षण देंगे और उसके अलावा देश के हर प्रदेश से जो लोग भी ट्रॉमा के विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि हमारा एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, वहाँ के विशेषज्ञ शांत हो जाओ और हमारे यहाँ के लोग भी रहेंगे। तो ये सब लोग मिल करके लगभग 500 साढ़े 500 हमारे इसमें प्रतिभागी हैं जिनको इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर, मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं कार्यक्रम में? जी, मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं? मुख्य रूप से जैसे अमेरिका से हमारे पास डॉक्टर मयूर नारायण, डॉक्टर विटली और डॉक्टर ओलिविया, ये अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अमेरिका से हैं। और डॉक्टर कोट्टम राजू ये इंग्लैंड से आ रहे हैं। प्रोफेसर MC मिश्रा साहब हैं जो एम्स के पूर्व निदेशक थे, जिन्होंने एम्स के ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की थी, वो हैं। एम्स ट्रॉमा सेंटर से डॉक्टर सुबोध कुमार, डॉक्टर सुषमा सागर, डॉक्टर अमित गुप्ता ये आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास AFMC जो हमारा फौज वाले डॉक्टर्स हैं वो लोग भी आ रहे हैं, कमांड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 500 प्रतिभागी इसमें रहने वाले हैं। How much did you expect that the percentage of death will be decreased by this applying these types of what we are saying today? Exactly. What I mean to say that what I have said already, that 80% of the deaths due to trauma are preventable. How we can prevent them? Number one is that by preventing injuries, by taking precautions, number one. Number two, by providing them treatment in first hour after injury. So if we can do this, then we can prevent up to 70% to 80% of the deaths. चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के चंदौली की, जहां छठ पूजा की तैयारियों के मद्देनजर जनपद के पश्चिमी वाहिनी बलुआ घाट का IG मोहित गुप्ता, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया। जनपद के सभी छठ घाटों पर बेहतर सफाई के साथ प्रकाश तथा चेंजिंग रूम की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। दरअसल चंदौली जनपद में IG मोहित गुप्ता और जिलाधिकारी निखिल T फुंडे और पुलिस अधीक्षक आदित्य लाघे ने पश्चिमी वाहिनी गंगा नदी के बलुआ घाट पर पहुंचकर साफ सफाई, विद्युत एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यूपी के चित्रकूट में युवती दुष्कर्म मामले में चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां सुदर्शन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि चित्रकूट के बरगढ़ में पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए 12 दिन बाद दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि बरगढ़ पुलिस सर्विलांस टीम और SOG सहित पुलिस की काम में लगी गई कई टीमों को सुबह 5:30 बजे सफलता मिली है और अब आगे के मामले में पूरी कार्रवाई जो है वो पुलिस की जारी है। के साथ गैंगरेप की सूचना थाना बरगढ़ में दर्ज कराई गई थी, बना मध्याह्न।
पुलिस के लिए इस घटना को, जो कि बिल्कुल बियाबान जंगल में हुई थी, खोलना बहुत बड़ी चुनौती थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण करके मार्गदर्शन दिया था। 5 टीमें लगाई गई थी, जो परंपरागत मुखबिरी, सर्विलांस और क्षेत्र के मंचले युवक, इस तरह के जो लोग हैं, सबके पीछे अपना अपना सूत्र लगा रही थी। इसी में उस लड़की ने एक स्केच बनवाया था कोटेड बिल्डिंग के माध्यम से। वो स्केच भी जारी हुआ। उसी स्केच और सूचना के आधार पर साथ ही साथ इसने घटना के समय जो कुछ चीज़ों का उच्चारण किया था कि मेरे पे काल भैरव आते हैं, या मैं फॉरेस्ट में गार्ड हूँ, मेरी वर्दी और ये लेते आना, तो जो गुमराह करने की तमाम चीज़ें की थी, उसी तरह से इसके 4 आचरण और पूर्व के चाल चलन के आधार पर मुखबिर से सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर इसका फ़ोटो भी पुलिस ने कहीं से चोरी छिपे बरामद किया और पीड़िता ने उसको बताया कि 90% से ज़्यादा ये फ़ोटो है। उसके आधार पर फिर इसके पीछे हमारी टीमें लगी और इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि पीड़ित पक्ष भी पीछे ही रहता है थाने के, पीड़िता सहित उनके परिवार के लोग पहुँच गए और उन्होंने 100% इसे पहचाना है। इनके खिलाफ अब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके विधिक कार्यवाही की है। मेरठ विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में मेरठ महोत्सव की तैयारी के संबंध में उद्यमियों के साथ बैठक की गई, जहां 15 से 19 दिसंबर तक भामा शाह पार्क में आयोजित किया जाएगा। मेरठ महोत्सव को लेकर डीएम ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य शहर की स्मृति, कला, संस्कृति, धरोहर, वाणिज्य और व्यापार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। ये महोत्सव कला प्रेमियों, पर्यटकों, निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करेगा। एक तरीके से सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी हेरिटेज है, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए, उन सबको बढ़ावा देने के लिए एक कोई भी फेस्टिवल नहीं होता था। एक मेला हमारा नौचंदी का जरूर होता था, पर एक शॉर्ट फेस्टिवल जिसमें हम काफी सारी सेमिनार, वर्कशॉप्स और हेल्दी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, वो नहीं था। तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के मार्ग निर्देशन में, उनके निर्देश के क्रम में हम लोग इस बार यहाँ पे 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रथम बार 5 दिन के लिए एक मेरठ महोत्सव का आयोजन करने का हम लोगों ने प्लान बनाया है। यूपी के मुरादाबाद में सपा सांसद के निजी सचिव अब्दुल गनी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां आरोपी अब्दुल गनी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि अपने साथियों के साथ प्लॉट पर कब्जा करने और रोकने पर मारपीट करने, धमकी के साथ ही फायर करने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी के नाम से लिए गए प्लॉट पर आरोपी गनी की काफी समय से नजर थी और पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित को थाने ले गई, जहां उससे शिकायत पत्र देकर आरोपी मोहम्मद गनी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और थाना भोजपुर क्षेत्र के भोजपुर इलाके की पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। मैं बिनसोनिया स्कूल का सिविल लाइंस का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी का एक प्लॉट ताजपुर माफी रसूलपुर ग्राम में है। वहाँ पर एक गनी नाम का एक व्यक्ति, जो कि रुचिवीरा सांसद जी का अपने आप को प्यारू बताता है और लगातार काफ़ी बार वो मुझे धमकी दे चुका है और आज उसने मेरे प्लॉट पर जाकर काफ़ी सारी संख्या में कब्ज़ा करने की कोशिश की। जब मुझे वहाँ की जानकारी मिली तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे वहाँ जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये कब्ज़ा क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझसे काफ़ी गाली गलौज कहा और उसके बाद बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं रुचिवीरा सांसद जी का पीआरओ हूँ और तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस का क्या क्या कर दिया। थाना भोजपुर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेमपुर नगला में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है कुछ पक्षों में। जब इसमें थाना भोजपुर की टीम वहाँ पे गई एवं वहाँ पे पता लगाया तो ये जानकारी में आई है कि जिस मोहम्मद सरताज हैं, इन्होंने एक तहरीर दी है थाना भोजपुर में। उन्होंने बताया कि इनके जो प्लॉट पे कुछ लोग आके कंस्ट्रक्शन करा रहे थे एवं जब वो वहाँ पे रोकने गए तो इसमें अब्दुल गनी, उजैब एवं 4-5 अन्य अज्ञात लोगों ने उनके खिलाफ उनके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी एवं फायरिंग करी। फिलहाल एक तहरीर जो उनसे प्राप्त हुई है उसके बेसिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है
इनको जो चोट लगी है वादी को, उसके लिए इनको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई थाना भोजपुर के द्वारा की जा रही है। मेरठ के थाना दहली गेट क्षेत्र में एक बार फिर 25 से 30 जिहादी भीड़ ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। वहीं थाना दहली गेट क्षेत्र में देर रात मामूली बात को लेकर जिहादी भीड़ ने हिंदू परिवार पर जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया है, जिसके बाद हिंदू परिवार दहशत में है और मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और मौके पर हिंदूवादी नेता पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए थाने पर सूचना दी है। जनपद सीतापुर के रिजर्व पुलिस लाइंस में पुलिस अधीक्षक चक्रेश्वर मिश्रा के द्वारा महर्षि दधीची सभागार का निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण कल वैदिक उच्चारण के साथ एसपी चक्रेश्वर मिश्रा ने उनके द्वारा किया गया है। आपको ये भी बताते चले कि जनपद में न्याय और कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक नंबर भी लॉन्च किया गया है, जिस पर जनपद के नागरिक सुझाव और शिकायतों को गोपनीय रूप से पुलिस को सूचित कर सकते हैं। आप लोगों को जानकारी देनी है कि मिशन शक्ति का फेज़ 5 उत्तर प्रदेश सरकार व पुलिस विभाग के द्वारा पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है। इसमें इसकी समीक्षा हेडक्वार्टर के लेवल पर की गई थी, जिसमें जनपद सीतापुर को प्रार्थना पत्र जो कि अन्य विभिन्न आयोगों में अथवा हमारे थाने पर और हमारे कार्यालयों पर प्राप्त होते हैं, उसकी जांच में सीतापुर जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की परफॉर्मेंस करने पर मैं अपनी जो मिशन शक्ति की टीम है उसको मैं बधाई देता हूं। साथ में एक दूसरा पर्पज़ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कि एक नंबर हम लोगों ने जारी किया है, जिसको हम लोग क्राइम हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं। इस नंबर पर अगर आपके क्षेत्र में कोई अवैध कार्य हो रहा है, जैसे कि कोई अवैध रूप से शराब बना रहा है, एनडीपीएस की नशे की सामग्री की बिक्री कर रहा है, कहीं जुआ हो रहा है अथवा कहीं कोई गलत ऐसा कार्य हो रहा है जिसको आप हमारी जानकारी में लाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर सूचना गोपनीय रूप से भेज सकते हैं। हम आपकी जो सूचना है उसको गोपनीय रखेंगे, आपका नाम पता गोपनीय रखेंगे और उस पर जो पुलिस की प्रभावी कार्रवाई है उसको जिला मुख्यालय के स्तर से किया जाएगा। इसमें यह भी बताना है कि साथ में हम लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसमें जनपद में चौकी और हलकों की सीमा का परिसीमन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का इस तरह का कोई सुझाव है कि आप अपने क्षेत्र में कोई नई चौकी खुलवाना चाहते हैं अथवा आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में पुलिस की पिकेट हो, कहीं पर बैरियर की आवश्यकता है, तो आप उसको इसी नंबर पर सुझाव की तरह हमको भेजें। हम उसका एक बार आकलन करके और उसमें जो प्रभावी कार्रवाई है उसको कराएं। प्रयागराज में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात के साथ शातिर चोर गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां धूमनगंज थाना अंतर्गत महेंद्र नगर से लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाला शातिर बुधवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वही जेवरात समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया। इस मामले को लेकर डीसीपी नगर अभिषेक भारती और एसपी धूमनगंज राजकुमार मीना ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का खुलासा किया। लाखों रुपए से सोने चांदी के जेवरात जो है वो जब्त कर लिए हैं। 3 नवंबर 2024 को जानकारी प्राप्त हुई कि क्षेत्र महेंद्र नगर थाना धूमनगंज के अंदर एक घर से अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की है। उसके उपरांत जानकारी उपरांत थाने में एफआईआर रजिस्टर की गई और सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य तकनीकी माध्यमों से ये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से लगभग 250 ग्राम पीली एवं सफेद आभूषण और इसके अलावा 3 मोबाइल की बरामदगी की गई। जनपद सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने के कारण हुई दुर्घटना से भीषण हादसा हो गया, जिसके चलते मकान की छत गिर गई है। उसमें मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मलबे से हटाया गया है और एरिया को सील कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के संबंध में क्षेत्र अधिकारी सिद्धौली कपूर कुमार के द्वारा जानकारी दी गई है। 6/11/2024 को थाना क्षेत्र अटरिया के नील गांव में एक विस्फोट की सूचना मिली। मौके पर थाना पुलिस पहुंची तो देखा कफील नामक व्यक्ति के घर पर विस्फोट की सूचना थी, जिसकी पत्नी रजिया उम्र 35 वर्ष खाना बनाते समय विस्फोट के कारण हादसे का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो गई। गांव वालों का कहना है कि खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ था। मौके पर फॉरेंसिक टीम और अग्निशमन टीम भी पहुंची है। प्रारंभिक जो तथ्य हैं उनसे यह पता पड़ता है कि सिलेंडर फटने से ही विस्फोट हुआ और क्योंकि कच्चा मकान था पूरा ढह गया और रजिया की मृत्यु हो गई। आगे कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे
आपको अवगत कराया जाएगा। बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा में एक बचपन के प्रेमी युगल ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली है और दोनों पति पत्नी घर से दूर रहने लगे हैं। जैसे ही दीपावली पर दोनों घर पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। दरअसल पूरा मामला सिहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा का है। सर, हम दोनों ने 5 महीने पहले शादी करी थी, लव मैरिज कोर्ट में हुई थी हमारी, बिजनौर से बयान भी हुए थे मेरे। सर, हम 5 महीने के बाद अपने घर आए थे दिवाली पे, तो हमारे परिवार वालों ने हमें घर में घुस के मारा, मेन गेट तोड़ा, फिर कमरे का गेट तोड़ा। पहले हमें 6-7 जनों ने कमरे में मारा, फिर हमें बाहर घसीट के ले जाया गया, बीच चौराहे पे मारा। सर, बहुत बेरहमी से मारा है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि घर वालों को बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं, गाँव में नहीं रहने देंगे हमारे परिवार वालों को। हमने 5 महीने सर पहले एक ही गांव के हम रहने वाले हैं। हम बचपन से ही साथ रहते थे और हमारे रिलेशन को 5 साल हो चुके थे। हमने कानून के दायरे में आकर के 5 महीने पहले शादी की थी, जिसमें कि हमारे लड़की के परिवार वाले सहमत नहीं थे। समाज वालों ने हमें मार पीट कर हम दिवाली को घर आए थे, घर से बाहर निकाला और हमारे घर वालों को भी बाहर निकाल के मारने की धमकी दी। हमारे पीछे आए दिन गाँव वाले लगते रहते हैं, बिरादरी वाले इसके घर की लड़की के, और हमें साफ इंसाफ चाहिए। हम थाने में भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा हमें कहीं भी जा कर के भी। हम यही चाहते हैं कि बस हमें इंसाफ मिल जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जो ग्राम बेरखेड़ा थाना सिहारा से संबंधित है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में थाना सिहारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। मेडिकल के आधार पर उचित धारा की वृद्धि करते हुए 2 नामजद अभियुक्त गणों को थाना सिहारा ने गिरफ्तार किया है। शेष अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। चलिए अब बात कर लेते बिहार के गया की, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख सह राज्यसभा सांसद सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की भारी जीत का दावा किया। उनका कहना है कि गया जिले के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को अपार समर्थन मिल रहा है और चुनाव परिणाम में बड़ी जीत पक्की है। जहां शुक्रवार को बेलागंज में कई गाँवों का दौरा कर उपेंद्र कुशवाहा ने जनता से बातचीत की। उन्होंने कहा, लोगों में इस बार एनडीए सरकार के प्रति गहरी आस्था है। काम करने वाली सरकार के समर्थन में जनता खुलकर सामने आ रही है। कई लोग खासकर विरोधी लगाते हैं धर्म के आधार पे भेदभाव करने का, लेकिन यह योजना और इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जिसमें सभी धर्म के लोगों को समान लाभ मिलेगा। इस योजना में भी और बाकी और योजना में भी मिल रही है। तो कहीं से भारत सरकार की किसी योजना में इस तरह के भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। आरोप लगाने वाले इस बार जो उपचुनाव हो रहा है और बाकी देश के कुछ राज्यों में आम चुनाव भी है, तो वहाँ भी इन तमाम चीज़ों का असर होगा और यहाँ भी असर है, बेलागंज हो या बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र में। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन में विभिन्न राज्यों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है, जहां पुलिस प्रशासन और रेल कर्मचारी उच्च अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गुजरात राज्य में लाखों की संख्या में विभिन्न राज्यों के प्रवासी निवास करते हैं। वहीं जब कोई शादी, विवाह या होली, दिवाली का पर्व आता है तो बड़ी संख्या में लोग अपने देश गांव जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वहीं सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से रेल सरकार द्वारा विशेष ट्रेन चलाई जा रही है और रेलवे परिसर में डीआरएम नीरज वर्मा, विनीत अभिषेक, मुख्य पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सहित आरपीएफ की टीम तैनात है। प्रकार से कई दिनों से रेलवे सरकार द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कहीं कहीं थोड़ा भीड़ भाड़ देखा, काफ़ी भीड़ भी था, मगर जिस तरीके से सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया, अधिकारियों द्वारा मिले और लोगों के लिए परेशान, उसके लिए कई सारी ट्रेनें उधना रेलवे स्टेशन से चलाई गई। हमारे साथ मौजूद हैं विनीत अभिषेक, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से इस बार जो निर्णय लिया गया है यात्रियों को आने जाने के लिए, जो उत्तर भारतीय काफ़ी जनसंख्या में जाते हैं, क्या विशेष रहा? जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो दिवाली और छठ का जो ये कार्यक्रम होता है और जो ये टाइम होता है, इसमें बहुत सारे जो हमारे पैसेंजर्स हैं जो कि यूपी, बिहार और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं, वहाँ यहाँ से जाना होता है और डिमांड बहुत रहती है। और इसी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है इस बार पिछले साल की तुलना में कहीं ज़्यादा हमने जो है हॉलीडे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन जो होता है ये हमारे एक्स्ट्रा ट्रेन होते हैं। नॉर्मल ट्रेन तो हमारे शेड्यूल्ड रहते ही हैं, पर इसके अलावा यात्रियों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम हॉलीडे स्पेशल एक्स्ट्रा ट्रेन चलाते हैं। और अगर हम बात करें, अभी तक पश्चिम रेलवे ने ऑलमोस्ट 300 ट्रेन चला चुकी है। और अगर बात करें केवल आज की, तो आज पश्चिम रेलवे जो है 18 जो है हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चला रहा है, जिसमें 11 ट्रेन जो है
वो केवल जो है यूपी, बिहार और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ जा रही है। जैसा कि हम अभी उधना स्टेशन पर देख सकते हैं, सुबह से जो है ऑलरेडी उधना जयनगर अंत्योदय एक्सप्रेस जा चुकी है, एक दूसरी उधना अंत्योदय स्पेशल ट्रेन जा चुकी है, और ये तीसरी जो मेरे पीछे ट्रेन है जिसमें आप देख रहे हैं कतारबद्ध तरीके से जो है यात्री बैठाए जा रहे हैं अलग अलग डब्बों में, ये तीसरी ट्रेन है। इसके साथ ही इसके पीछे जो है उधना से छपरा ट्रेन जाएगी। तो ऐसे विभिन्न गंतव्य की तरफ जो है मल्टीपल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, और यात्रियों की बिल्कुल तादाद ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह की डिमांड है उस हिसाब से ही ट्रेनों का भी संचालन हम लोग कर रहे हैं, ताकि यात्री जो है सकुशल और बहुत ही कंफर्टेबली जा सकें। जिस प्रकार से सर रेलवे स्टेशन पे यात्री भी हैं या यात्री के साथ जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है, तो प्रशासन को लेकर किस प्रकार से व्यवस्था की गई है आपकी तरफ से? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल इस स्टेशन में ऑलमोस्ट हमारे पास 150 आरपीएफ और जीआरपी के स्टाफ मौजूद हैं, जो वर्दीधारी हैं, जो यात्रियों को गाइड कर रहे हैं, उनको कतारबद्ध तरीके से कर रहे हैं, और डिसिप्लिन में जो है होल्डिंग एरिया में लाना, होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म में लाना, और प्लेटफॉर्म से डब्बे पे लेके जाना। आप जैसा देख सकते हैं 150 करीब आरपीएफ जीआरपी, इसके साथ ही 50 जो है हमारे सिटी पुलिस है। तो टोटल 200 तो केवल वर्दीधारी हमारे पास स्टाफ हैं, जो कि ये इंश्योर कर रहे हैं कि यात्री जो है सेफली ट्रेन में चढ़ पाएँ बिना किसी मुश्किल के। इसके साथ ही करीब 30 जो है हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ हैं। आप देख सकते हैं बाहर जैसे ही एंटर करेंगे तो हमने एक्स्ट्रा विंडोज़ खोले हैं। हमारा एक बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया है, उस होल्डिंग एरिया के अंदर पीने का पानी, टॉयलेट, एक डेडिकेटेड जो है हमारा टिकट विंडो, और साथ में जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, और साथ ही जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं वो भी यहाँ मुस्तैद हैं और कैंप किए हुए हैं। पिछले 4-5 दिन से दिवाली के पहले से ही उन्होंने कैंप करना शुरू किया था, और ये जब तक ये भीड़ पूरी ख़त्म नहीं हो जाएगी हम लोग कैंप करते रहेंगे। आपने देखा जिस प्रकार से विनीत अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जितनी भी भीड़ है, भीड़ को देखते हुए सरकार, शासन, प्रशासन और ट्रेनों की काफ़ी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि कहीं लोगों को आने जाने में परेशानी हो, इसलिए प्रशासन और टीटी भी लगाए गए हैं ताकि चेक करके सभी यात्रियों को अंदर प्रवेश दिया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कतारें लगाई गई है, और आपको दिखाएंगे यहाँ के जो पीआई है, पीआई भी मौजूद है, पीआई के साथ साथ आरपीएफ की जो टीम है वो भी मौजूद है, और सभी को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि इनको कहीं दिक्कत न हो। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। आप जी, कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ प्रेम कुमार निषाद, सुदर्शन टीवी न्यूज़, सूरत, गुजरात। बिहार के गया में ऐतिहासिक राजगीर में आगामी 11 से 20 नवंबर तक आयोजित होने जा रहे विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई। हॉकी इंडियन सोमवार को इस 18 सदस्य टीम की घोषणा की, जिसमें कप्तानी की कमान सलीमा टेटे के हाथों में सौंपी गई, जबकि नवनीत और कौर उप कप्तान होंगी। भारतीय टीम गया पहुंची है, जहां टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का गया एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।